हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का है चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैक्सिमम ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, जो इसमें वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप को फील करेंगे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन समझ में आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे ही बताया, ओम्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है आपका इलेक्ट्रिसिटी में। तो सिंपल बट इम्पोर्टेंट। अब देखिए, आपको बताया था ओम्स लॉ, ये क्या था। एक हम वायर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक जनरली कोई भी एक वायर है। और आपको बताया था कि वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली ओम्स लॉ आपको हेल्प करता है किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और आपको बताया था बैटरी जो होती है वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने मतलब आपको बताया था एनर्जी डिफरेंस, या आप बेसिकली जान सकते हैं वर्क। तो आपको बताया था जैसे कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो यहाँ पे हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे इस सर्किट में, उनके पास वर्क करने के लिए, या आप कह सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए उनके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, जिस जो एनर्जी की आपको वर्क करने में मतलब यूटिलाइज हो जाएगी। तो देखिए, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाता है इस रेजिस्टेंस या वायर जिसका रेजिस्टेंस होगा इसके थ्रू जाता, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। और एनर्जी क्यों चाहिए होगी? इस रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने के लिए। और तो वर्क के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये है कि हमें चार्ज के पास कितनी एनर्जी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि चार्ज के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिक्वायर्ड जो वर्क है वो उसे मिल जाए। या आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो वर्क चाहिए होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या एनर्जी डिफरेंस कह लीजिए। तो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस जो चाहिए होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही वर्क करने में यूटिलाइज हो जाता है। तो बेसिकली जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपको V वोल्टेज के बराबर वर्क करना है, और आपका जो एनर्जी डिफरेंस है चार्ज के पास, मतलब इस पॉइंट पे जो एनर्जी है और जब चार्ज आते हैं पर इस पॉइंट पे एनर्जी है, उनका जो डिफरेंस है वो V के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है एनर्जी डिफरेंस V के बराबर अगर चार्ज के पास है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो वो यहाँ से यहाँ फ्लो करने के केपेबल होगा। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी डिफरेंस आपका इस रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी वो है। और आपने पढ़ा भी है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द वायर टू दिस पॉइंट, मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो वो आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओम्स लॉ के
कंप्लीट ओम्स लॉ की। तो अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, जब अगर इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि हम ये इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में इस वायर का टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम इस बैटरी को अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी जिसका पोटेंशियल होगा कुछ, या आप कह सकते हैं बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है या एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइड करती है जो कि आपको चाहिए वर्क करने के लिए। मतलब बैटरी आपको उतना एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइड करती है जितना आपको यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि वर्क डन जो चाहिए होता है पर यूनिट चार्ज, तो बैटरी आपका वही पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो एक बार फिर से बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जस्ट मीनिंग होता है वर्क रिक्वायर्ड, और वही वर्क रिक्वायर्ड आपका चार्ज का एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब ओम्स लॉ कहता है आपका जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और हम अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I करंट के। मीनिंग अगर हम इस मेटल के अक्रॉस V वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, ये V वोल्ट की बैटरी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके इधर, तो मतलब कहना आपको V वोल्ट की जब आप बैटरी लगाते हैं तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा I की, या आप कह सकते हैं अदर वर्ड्स में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मीनिंग है V इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं तो V इक्वल टू IR। तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि अगर आप इस सर्किट के अक्रॉस V वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो इस सर्किट में I करंट फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के, बट इक्वल होगा I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और स्टूडेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो सकता है, यहाँ पे बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर का रेजिस्टेंस हो सकता है। मीन्स रेजिस्टेंस मीन कि जो आपका चार्ज की एनर्जी को कंज्यूम करे, वही रेजिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया यहाँ से। तो कहने मतलब जब आप V वोल्टेज बैटरी लगा रहे हैं तो वो V वोल्टेज चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए वर्क करता है उतना ही। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन है आपकी यहाँ पे, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। इसमें छोटे से आपके डेरिवेशन जो आपको याद करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि एक के बाद एक कनेक्टेड हैं। तो एक के बाद एक कनेक्टेड है स्टूडेंट, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ये एक के बाद एक कनेक्टेड है 3, तो यहाँ पे X और ये जो Y पॉइंट है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो हमेशा इक्वल आएगा जितने वोल्टेज की आप बैटरी लगा रहे हैं या जितने वोल्टेज का सेल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ओम्स लॉ में क्या है, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल चाहिए होगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस चाहिए होगा, उतने ही वोल्टेज की आपको बैटरी लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, और अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए
अब देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपको बैटरी से मिलेगी। स्टूडेंट, एक्स से वाई तक जाने के लिए चार्ज को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, वो आपको बैटरी से मिलेगा। इसका मतलब ये जो बैटरी आपने अप्लाई करी यहाँ पे, वो वी कैपेसिटी की, मतलब वो यूनिट चार्ज को वी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो एक्स से वाई तक फ्लो कर सके। तो अब देखिए, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ एक सिंगल रेजिस्टेंस था और यहाँ 3 रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब वो एनर्जी जो है प्रोवाइड करी है सेल ने वी के इक्वल, वो आपकी इन तीनों को ओवरटेक करने के, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को ओवरटेक करने में जो लगने वाला वर्क है उसके इक्वल होगी। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये एक के बाद एक है। अगर आप सपोज कीजिए आपको वी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइडेड है, मतलब आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कराने के लिए वी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड है, तो ये जो एनर्जी यूटिलाइज होगी ये तीनों रेजिस्टेंसेस को ओवरटेक करने में यूटिलाइज होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वी वोल्टेज है ये आपका इन तीनों में इक्वली या डिपेंडिंग अपॉन कितना रेजिस्टेंस किसमें कितना है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना अमाउंट, अब आप देख सकते हैं बैटरी से आई करंट फ्लो होगा स्टूडेंट्स, और आई करंट इनके होते हुए थ्रू यहाँ तक वापस आएगा सेल में या बैटरी में। अब देखिए, तो स्टूडेंट अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं आपने वहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, करंट फ्लो हो रहा है, ये तीनों में आई करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक के बाद एक कनेक्टेड है। और स्टूडेंट आप हमेशा याद रखेंगे, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं उनमें आई करंट फ्लो होता है सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू। तो अब देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे भी आई फ्लो हो रहा है R2 से, और R3 से भी आई फ्लो हो रहा है। और एक्स और वाई के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्स और वाई इन तीनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप ओम्स लॉ को यूज करें किसी भी वायर के थ्रू, अगर आप देखें एक्स पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाला करंट, या आप कह सकते हैं देखिए V इक्वल टू आई आर है। तो स्टूडेंट एक्स और इस पॉइंट के बीच में जब आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो चाहिए होगा वो आपका हो जाएगा आई टाइम्स आर। तो आप देख रहे हैं इस वोल्टेज में जो V वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, कुछ पोर्शन इसका वोल्टेज का इसको ओवरटेक करने में जाएगा, कुछ पोर्शन इसको ओवरटेक करने में जाएगा, कुछ पोर्शन इस रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में जाएगा। तो आप स्टूडेंट कह सकते हैं इस वोल्टेज का कुछ पार्ट इस वाले रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में चला जाएगा, V का कुछ पार्ट इसको, और V का इस वाले रेजिस्टेंस को। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ इस रेजिस्टेंस R1 में जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा या कंज्यूम होगा, या आप कह सकते हैं चार्ज की जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो किसकी इक्वल होगी, आई टाइम्स इस वाले रेजिस्टेंस के। और आपको पता है पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से एक्स से इस पॉइंट तक चार्ज को फ्लो होने में जो वोल्टेज लगेगा वो I मल्टीप्लाइड बाय R1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो होने में वोल्टेज का रिक्वायर्ड होगा वो I मल्टीप्लाइड बाय R2 होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होने में I मल्टीप्लाइड बाय R3 होगा। तो स्टूडेंट देखिए, तो आपको अभी बताया कि यहाँ से X से Y तक फ्लो होने में जो
एनर्जी डिफरेंस चाहिए होगा वो V के इक्वल होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा या लॉस होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब इन तीनों में जो वोल्टेज लॉस होगा वो टोटल V के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं अगर इन तीनों को हम एक रेजिस्टेंस माने मिला के, तो हम मानते हैं कोई R इक्वलेंट R डैश या R S, तो सीरीज में तो हमने इसका इन तीनों को जगह हटा के एक रेजिस्टेंस अगर मानते हैं तो आर एस की इक्वल मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो रेजिस्टेंस उस आर एस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जैसे मान लीजिए आपने इन तीनों की जगह हटा के इन तीनों के बराबर जो भी रेजिस्टेंस था वो आर एस मान लिया। तो कहने मतलब ये है कि एक्स और वाई के बीच में अब आर रेजिस्टेंस लगा है। तो उस आर रेजिस्टेंस में अगर आप ये 3 न लगाते तो वी वोल्टेज जाता। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ अभी भी तीनों मिला के वी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो वी वोल्टेज है एक्स और वाई के बीच में, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, इन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस की बात करें इनको हटा के, तो हमारी ये इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस मानते हैं आर एस, मतलब इन तीनों को हटा के, तो उसके थ्रू वोल्टेज वी होगा। तो यहाँ पर वी इक्वल टू आई आर एस कर दिया क्योंकि आई करंट ही फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इक्वेशन देख सकते हैं, आपको बताया ये जो v है x और y के बीच में, ये आपका किसकी इक्वल है, जो R1 रेजिस्टेंस में वोल्टेज लगेगा R2 में लगेगा और R2 में इसके सम के इक्वल होगा। तो आप ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, जो V वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और आपने अभी ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V1 होगा I टाइम्स R1 और I सब में सेम है। तो आप देख पा रहे हैं I टाइम्स R1, I टाइम्स R2, I टाइम्स R3। तो अब देखिए, और अगर आप इन तीनों की जगह हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस R लगाते हैं तो वो आपका RS की इक्वल होगा। तो आप देखिए, और उसमें भी I करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे अपने I टाइम्स RS इक्वल टू ये वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं I कॉमन आएगा और ये क्रॉस आउट हो जाएगा I। तो इसका मतलब क्या है, किसी सर्किट में 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसी दो सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। देखिए x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा v के इक्वल होगा, चाहे ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कोई भी हो। तो देखिए स्टूडेंट एक बार फिर ध्यान देंगे, आपको ये बता रहे, जैसे आपने मान लीजिए बैटरी लगाई है, वो V वोल्टेज प्रोवाइड कराती है और I करंट फ्लो होता है, इस बैटरी से निकलता है। तो यहाँ X तक तो I करंट ही जाएगा और X और Y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, ये आप कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या ये जो V वोल्टेज की एनर्जी चाहिए होगी या V का एनर्जी डिफरेंस चाहिए होगा, वो X और Y के बीच में V की इक्वल होगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस सेम होता है, सॉरी वोल्टेज सेम होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे X और Y में वोल्टेज सेम है। अब आप देखिए यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है और ये I करंट जो है इन तीनों में इनके अमाउंट के प्रोपोर्शनल बट जाएगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बट जाएगा।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था आपस में, बट करंट सेम था। और पैरेलल में आपको याद रखना है करंट डिवाइड होता है बट वोल्टेज सेम रहता है, ये एक्स और वाई पॉइंट के बीच में। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ बैटरी से आई करंट फ्लो होता है स्टूडेंट, और ये आई करंट बट जाता है तीनों में सम अमाउंट्स में, और फिर उसके बाद इस वाई सेक्शन से निकल के फिर से वापस आई करंट फ्लो होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बैटरी में जो टोटल करंट फ्लो होता वो आई था आपका, और आई को हमने देखिए लिखा है V अपॉन आर पी। आर पी क्या है आपका, इन तीनों को हटा के जो हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे वो आपका आर पी है। और आपको अभी बताया ये जो आई करंट सर्किट में है वो R1 में फ्लो होने वाला करंट प्लस R2 में फ्लो होने वाला करंट प्लस R3 में फ्लो होने वाला करंट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ वोल्टेज हमेशा सेम है एक्स और वाई के बीच में, बट करंट R1 R2 R3 में बट जा रहा है, जो कि और बटने के बाद जब वापस निकल रहा है तो फिर से उसका टोटल आई के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर करंट आई के इक्वल हो जाएगा, मीन्स जो I1 R1 में फ्लो हो रहा है, I2 R2 में, और I3 आपका R3 में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आ रही है I, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। और आप ओम्स लॉ को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कहने मतलब जो करंट है वो इक्वल टू V अपॉन आर पी हो जाएगा। और ये आपका करंट जो V अपॉन आर पी है ये उस रेजिस्टेंस में होगा जो रेजिस्टेंस हमने इन तीनों को हटा के लगा रहे हैं। या आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीनिंग इन तीनों की जगह हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस R लगाते हैं जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होता है या इन तीनों की बराबरी करता है। तो अब देखिए यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, मतलब इस पे जो करंट है वो इन तीनों रेजिस्टेंस के करंट के इक्वल होगा, मतलब सम के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे V अपॉन V सेम है, तो V अपॉन आर पी, आई आपका V अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं V सेम है, और ओम्स लॉ कहता है किसी एक सर्किट में अगर V वोल्टेज अप्लाई किया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब V जो है वो I टाइम्स R होगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे V, तो ये इक्वेशन बनती है पैरेलल के लिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये V अपॉन आर पी जो मतलब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मानते हैं तो V अपॉन आर पी करेंट होगा पूरे सर्किट में। ये करंट है आपका V अपॉन R1 में, और ये I2 में करंट आ रहा है ओम्स लॉ यूज़ करके, और ये I3 में। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट इक्वल रेजिस्टेंस आपका 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो स्टूडेंट्स पैरेलल की इक्वेशन ये बनती है रेजिस्टेंसेस के लिए, सीरीज की ये बनती है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन आप बार बार ध्यान देंगे, ये आपको अभी समझ में आ गया तो 12th में इसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत पड़ने वाली है, तो इसको आप बार बार ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो फिर से देखते स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये आई करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, और जो टोटल होगा R1 में करंट, R2 में करंट और R3 में करंट। तो आपकी इक्वेशन ओम्स लॉ यूज़ करके ये बन जाती है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको सीरीज का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ये कैसे आया और पैरेलल का ये कैसे है। स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन आर पी की वैल्यू मिली है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट आर एस की वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे 1 अपॉन आर पी की, इनको आप एलसीएम लेके ऐड करके फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको आर पी की वैल्यू मिल जाएगी। सो
स्टूडेंट अब तक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स।